नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है मिस्टर बालकृष्ण के द्वारा। आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आप एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। आप मुझे ये बताइए, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इन तीनों के बीच क्या रिश्ता है? सिंपल एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। जब देखो किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो रही हैं तो मतलब विभिन्न सेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो इनकम लेवल है वो धीरे धीरे लोगों का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सीधा सा एग्जांपल है ना, बिजनेस अच्छा चलेगा तो वर्कर्स के जो वेजेस हैं वो भी बढ़ेंगे ना, तो मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, लोगों के पास जब ज़्यादा पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे? वो मार्केट में जाके खर्च करेंगे उस पैसे को, मतलब प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो बढ़ेगी और सप्लाई तो अभी उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है। तो सिचुएशन क्या है? डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगी। तो ये एग्जांपल की सहायता से हमने सीधा सीधा कोरिलेशन निकाला। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स इन दोनों के रिलेशंस में काम करते हैं। एक सीधा सीधा कोरिलेशन आप निकाल सकते हो, इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच पैरेलल रिलेशन है। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती है। अब देखो, दोनों के बीच जो रिश्ता है इसमें थर्ड कैरेक्टर की एंट्री होती है, अनएम्प्लॉयमेंट। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो आप बताइए ऐसी सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी या फिर घटेगी? सीधा सा मतलब है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी लोगों को क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा जनरेट हो रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाती है। समझ गए? यहाँ पर फिलिप्स कर्व भी है जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। इन्फ्लेशन अगर बढ़ती है तो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कम हो जाती है, और अगर इन्फ्लेशन कम हो जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाती है। इसका भी एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। मान लीजिए सभी लोग काम कर रहे हैं और मार्केट में लेबर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? वर्कर्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ेगी क्योंकि मार्केट में लेबर अवेलेबल नहीं है। लेबर की जो डिमांड है वो ज़्यादा है। वो कंपनीज के मालिकों से, फैक्ट्रीज के मालिकों से अपनी मांगे मनवाने में सफल हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि भैया हमारे वेजेस बढ़ाओ, अदरवाइज हम जॉब छोड़ देंगे। कंपनीज के मालिकों को भी लगेगा कि अगर इन्होंने जॉब छोड़ दी तो मार्केट में लेबर उपलब्ध नहीं है, हमारी जो फैक्ट्री है वो बंद होने की कगार पर आ जाएगी, तो उनके जो वेजेस हैं वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जब देखो वर्कर्स के वेजेस इंक्रीज हो जाएंगे, उनके पास ज़्यादा पैसा उपलब्ध होगा, मार्केट में जाकर वो उस पैसे को खर्च करेंगे। वही लॉजिक लगाइए, चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई अभी नहीं इंक्रीज हुई है, तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो सीधा सीधा रिश्ता क्या निकला? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच हमने एग्जाम्पल की सहायता से समझा। एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता है यानी अनएम्प्लॉयमेंट अगर कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब देखो, किसी भी देश की इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है वो इन तीनों वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। आप किसी एक वेरिएबल को ध्यान में रखते हुए नहीं कह सकते कि हाँ इंडिया में इन्फ्लेशन कम है या फिर ज़्यादा है तो इंडिया की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। किसी भी देश की इकोनॉमी को अच्छा परफॉर्म करने के लिए इन तीनों वेरिएबल्स का सही कंडीशन में होना जरूरी है। समझ गए आप? तीनों के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश करना जरूरी है, तभी देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो आरबीआई के पास देखो मॉनेटरी पॉलिसी का टूल है। मॉनेटरी पॉलिसी की सहायता से आरबीआई तीनों को इन्फ्लुएंस कर सकती है, इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। और उसी प्रकार से गवर्नमेंट के पास फिस्कल पॉलिसी का टूल है। गवर्नमेंट टैक्स को इंक्रीज करके या फिर घटा के इन तीनों को
इन्फ्लुएंस कर सकती है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने हाल ही में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कम कर दिया। लेकिन देखो काफ़ी बार आरबीआई के सामने दुविधा पैदा हो जाती है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल रेपो रेट को जब आरबीआई इंक्रीज कर देगी, इसका मतलब आरबीआई बैंक्स को लोन महंगा दे रहा है। अगर बैंक्स को लोन महंगा मिल रहा है तो बैंक्स कस्टमर्स को भी लोन महंगा देगा, तो कम कस्टमर्स लोन लेंगे बैंक से, मतलब मार्केट में कम पैसा उपलब्ध होगा। मार्केट में कम पैसा उपलब्ध होगा मतलब डिमांड कम होगी, मतलब इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आरबीआई इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करता है। लेकिन देखो ऐसा करते करते काफ़ी बार ग्रोथ रेट भी प्रभावित हो जाती है। अब देखो मार्केट में कम पैसा उपलब्ध है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे, या फिर आप कह सकते हो लोग मार्केट में कम जाएंगे चीज़ों को खर्च करने के लिए। इससे डिमांड प्रभावित होगी। डिमांड नहीं होगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होंगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम होगी। तो इसीलिए कहा जाता है तीनों के बीच में बैलेंस इस्टेब्लिश करना काफ़ी बार बहुत मुश्किल होता है। और आरबीआई के सामने पहले देखो हमेशा असमंजस की स्थिति रहती थी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें या अनएम्प्लॉयमेंट को या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को, मतलब करें क्या, कैसी मॉनेटरी पॉलिसी हम अपनाएं। ऐसी सिचुएशन में इंडिया ने वेस्टर्न कंट्रीज का मॉडल फॉलो किया। फॉर एग्जांपल यूएसए में भी फेडरल बैंक के सामने यही सिचुएशन थी कि किस पे फोकस करें, इन्फ्लेशन पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ पे। तो यूएसए की सरकार ने यूएसए के फेडरल बैंक को बोला कि भैया आप एक ही चीज़ पे फोकस करो। किस पे? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने पर। बाकी चीज़ें हम देख लेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट हम संभाल लेंगे, आप इन्फ्लेशन को टारगेट करो। तो उसी प्रकार से 2015 में आपको भी पता है हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को एक टारगेट दे दिया गया है कि आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इस प्रकार से होनी चाहिए कि हमारे देश में इन्फ्लेशन 2% से लेके 6% के बीच में रहे। और इसे ही आज के राइटर के द्वारा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। राइटर के द्वारा कहा जा रहा है देखो इन्फ्लेशन को तो टारगेट कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ ये इग्नोर हो जाती हैं। ऐसा यूएसए में भी हुआ, लेकिन हमने यूएसए के एग्जाम्पल से सबक नहीं लिया और हमारे देश में आरबीआई को एक टारगेट दे दिया गया कि आप सिर्फ इन्फ्लेशन पे फोकस कीजिए, बाकी चीज़ों पे फोकस मत कीजिए। यूएसए में क्या हुआ था, जब फेडरल बैंक को इस प्रकार का टारगेट दिया गया तो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उस समय 2008 में, जिसका एक मेजर रीज़न ये था हाउसिंग कंपनीज और इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने नॉर्म्स का काफ़ी ज़्यादा वायलेशन किया था और यूएसए का फेडरल बैंक समय पर इस चीज़ को पकड़ नहीं पाया था। हमारे देश में भी ठीक वैसा ही हो रहा है। आरबीआई का फोकस है सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर, लेकिन रेगुलेशन जो फंक्शन होता है आरबीआई का, यहाँ पर ऊपर देखो सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, आरबीआई अपने इस फंक्शन को भूलती जा रही है। हमारे देश में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंकों का कितना बढ़ गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आईएलएफएस क्राइसिस में आ गई थी। सरकार ने अगर सपोर्ट ना दी होती इस कंपनी को तो ये कंपनी डूब जाती। अभी आप देख लीजिए पीएमसी बैंक में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में और दूसरे राज्यों में लोग अपने ही बैंक अकाउंट से पैसा नहीं निकलवा पा रहे हैं। इकोनॉमी हमारी स्लो डाउन कर रही है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम हो रही है और इसके साथ साथ हमारे देश की इकोनॉमी को इनस्टेबिलिटी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है इन सब एग्जाम्पल्स की सहायता से राइटर क्या साबित करना चाहते हैं। इन सब एग्जाम्पल्स की सहायता से राइटर एक ही बात साबित करना चाहते हैं कि पहले आरबीआई का काम हुआ करता था ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस करना। ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में देखो सब चीज़ें आ जाती हैं, बेटर रेगुलेशन भी आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होनी चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ज़्यादा होनी चाहिए, सब चीज़ें आ जाती हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। तो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव ये भी हुआ करता था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर फोकस करना। लेकिन आज के समय में सरकार ने आरबीआई को सिंपल यूँ बोल दिया कि आप इन्फ्लेशन को टारगेट कीजिए। इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है मतलब आरबीआई अपना काम पूरा कर रही है। आरबीआई को लगता है कि हमने तो हमारा टारगेट कंप्लीट कर लिया, इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, लेकिन बाकी फंक्शंस का क्या? आप रेगुलेशन भी तो ठीक कीजिए ना।
आप ग्रोथ रेट पे भी कुछ कीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट को कम कीजिए, आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी ध्यान दीजिए। ये राइटर इस आर्टिकल में बोलना चाहते हैं। राइटर बीच में एक बात ये भी बोलते हैं, देखो इन्फ्लेशन सिर्फ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से कंट्रोल नहीं होती, इन्फ्लेशन तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अब ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल के दाम हैं वो कम हो गए, ये भी एक मेजर फैक्टर है इन्फ्लेशन के कम होने का। अब बेशक आरबीआई अपनी पीठ थपथपा ले कि हमने मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे की है जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड हुई है, नहीं, इन्फ्लेशन तो देखो और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मानसून सीजन कैसा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के दाम कैसे हैं। तो अभी समय ये है कि जैसे दूसरे देशों ने अपनी गलती पहचान ली है, यूएसए ने और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज ने, इंडिया भी आरबीआई को बोले कि भैया आप इन्फ्लेशन के अलावा दूसरे फैक्टर्स पर भी ध्यान दीजिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।